हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी मैथमेटिकल रीजनिंग के जो सवाल आपके पूछे गए थे जनवरी 2025 एग्जामिनेशन में कॉमर्स और मैनेजमेंट के शिफ्ट्स में, उनको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दो और आइए फटाफट से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको वेब स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो, और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है। अ मैन गेट्स एनुअल पे ऑफ ₹9 लाख, हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:1। व्हाट इज हिज एवरेज सेविंग्स पर मंथ? तो एनुअल सैलरी जो दे रखी है, एनुअल पे जो दे रखी है 9 लाख की दे रखी है। इस 9 लाख में 5:1 का जो हमारा रेशो है, इसमें यहाँ पे इस आदमी की एक्सपेंडिचर होती है और सेविंग्स होती है। तो अगर मेरे को बताना हो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स कितनी होंगी, तो अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो 5/6 और 1/6 का जो रेशियो है यहाँ पे बन जाता है, और सेविंग्स मेरी हो जाएंगी 9 लाख इंटू 1/6। और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये 1.5 लाख की सेविंग्स आ जाएंगी। और ये सेविंग्स मेरी होंगी एनुअल, पूरे साल की। बट मुझे एक महीने की सेविंग पूछी हुई है, पर मंथ सेविंग पूछी हुई है, तो डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, तो मेरे पास पर मंथ की सेविंग यहाँ पे आ जाएंगी। तो 1.5 लाख को अगर आप डिवाइडेड बाय 12 करोगे, तो हर महीने की सेविंग प्यारे दोस्तों आपकी कितनी निकल कर आएगी वो आपको बतानी है। तो अगर आप डिवाइडेड बाय 12 कर लोगे तो ये 12,500 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है जी। इन अ सर्टन कोडिंग स्कीम, AC इज कोडेड एज 8 एंड PQ इज कोडेड एज 33। व्हाट इज द कोड ऑफ XZ? अब देखो जी, यहाँ पे इस सवाल के अंदर हमें A और C का कोड बता रखा है 8। अब आपको ना यहाँ पे नंबरिंग पता होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। देखो, A जो है ना वो फर्स्ट नंबर पे आता है, C जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, P जो है वो यहाँ पे 16 नंबर पे आता है, और Q जो है वो 17 नंबर पे आता है। अभी आपको जो X और Z है, अगर मैं आपको उनका कोड बताऊं, देखो Z तो आपका सबसे लास्ट में आने वाला है। टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स यहाँ पे रहते हैं? टोटल हमारे पास जो अल्फाबेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वो 26 होते हैं, और Z जो है वो 26 होगा, X जो है वो हमारे पास यहाँ पे 24 होगा। तो इसका कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमें अपने जो आंसर है उस तक पहुंचना होगा। तो AC का जो कोड है वो 8 है, तो 1 और 3 से हमें 8 तक पहुंचना है। तो 1 प्लस 3 अगर मैं करता हूं ये तो 4 होता है, बट इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो मैं 8 तक पहुंच सकता हूं। पी और क्यू को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, 16 प्लस 17 सिंपली कर देता हूँ, ये 33 आ जाता है। इसमें कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब एक्स और जेड में दोनों को ऐड करता हूं तो ये मेरे पास 50 आता है। अब 50 अगर मैं देखूं कोई ऑप्शन में है तो नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं इसे कर दूं जैसे मैंने एसी के कोड में किया था तो 100 हो जाता है, और 100 मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा टेढ़ा है, बट इसका जो लॉजिक है वो यही बनेगा, तभी आप ये जो आंसर है 100 तक यहाँ पे पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था सवाल, बट इसको इसी तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। और यहाँ पे हमें जो टर्म्स दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं? BFD, ELG और HRJ। अब देखो जी, अगले तक पहुंचना है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो B से E आए, E से H आए, तो B में हमने 2 अल्फाबेट का गैप दिया, C और D का गैप दिया, हम E पे पहुंच गए। E के अंदर 2 का गैप दिया, F और G, तो H तक पहुंच गए। I के बाद फर्दर हम 2 का गैप देते हैं, I और J का, तो अब K तक हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास K आने वाला है, बट K ऑलरेडी 3 ऑप्शंस में आ रहा है, तो इससे हमारा आंसर तो मैच नहीं हो सकता। अब K के बाद क्या आना चाहिए वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी अपने आंसर तक हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे। चलिए जी, तो अब अगले पे चलते हैं, F पे चलते हैं। F पे अगर हम बढ़े तो F के बाद आ रहा है L, तो बीच में कितने वर्ड्स का गैप आ गया? G, H,
GHIJK 5 का गैप बीच में डाल दिया हमने, तो L तक पहुंचे हैं। L के बाद देखते हैं फिर से 5 का गैप डाल के MNOPQ 5 का गैप डाला, R तक पहुंचे। R के बाद फिर से 5 का गैप डालते हैं, STUVW। अब ये जो 5 का गैप डल गया, W के बाद आया हमारा X, तो सेकंड में हमारा आना चाहिए X। तो K के बाद X किस में आ रहा है? ये तो ऑप्शन नंबर 4 में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो आंसर है वो यहाँ पे हमारा आसानी से मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। आप आगे अगले लेटर का भी सीक्वेंसिंग बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, इसी से हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days. The man along with the boy can do the same work in 8 days. What is the ratio of efficiencies of the work of the man and the boy? तो प्यारे दोस्तों, एक कोई काम है जिसको एक तो कोई मैन कर रहा है और एक तो कोई बॉय कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि जो मैन है ये उस काम को m डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है, और अगर मैं बोलूं ये जो बॉय है उस काम को b डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है, तो मैन अगर एक काम को m डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1/m कर रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि सवाल में हमें दे रखा है कि मैन एक काम को 10 दिन में कर लेता है, तो 10 दिनों में अगर पूरा काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? एक दिन में 1/10 काम हो रहा होगा ना। तो इस तरीके से मैं यहां पे लिख सकता हूं। अगर मैं बॉय की बात करूं तो बॉय उस काम को कितने दिन में कर लेगा जी? 1/b डेज के अंदर कर लेगा। बट ये हमें सवाल में गिवन नहीं है। बट हमें यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि जब दोनों काम करते हैं तो 8 दिनों में हो जाता है। तो दोनों काम करते हैं तो पूरा काम 8 दिनों में हो जाता है, तो एक दिन में कितना काम होता होगा? एक दिन में 1/8 काम होता होगा। अब एक दिन में जो मैन काम करता है वो हमें सवाल में ऑलरेडी बताया 1/10, और बॉय जो काम करता है वो हमें नहीं बताया, उसको मैं 1/b ही यहां पे लिख देता हूं। तो एक इक्वेशन मेरे पास बन गया, इसमें आप b की कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके पास b कितने दिनों में, बॉय कितने दिनों में काम करता है वो आपको पता लग जाएगा। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। 1/b इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/10, और इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना निकल कर आएगा? ये 2/80 यानी कि 1/40 निकल कर आएगा, यानी कि जो बॉय है वो 40 डेज के अंदर काम को कंप्लीट करता है। तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो कितनी हो गई? देखो, मैन कर रहा है 10 दिनों में और बॉय कर रहा है 40 डेज के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ, कौन कम एफिशिएंट हुआ, वो आप बता सकते हैं क्या? तो एक 4:1 का रेशो हमारा यहाँ पे बन सकता है। और ये रेशो आप कैसे बना सकते हैं? तो आप इनके एक दिन के काम की रेशो देख लो कि मैन का एक दिन का काम है 1/10 का और बॉय का एक दिन का काम है 1/40 का। तो अगर आप इसका रेशो प्यारे दोस्तों बनाएंगे तो ये आपका 4:1 का बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आया है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अब देखिए, आप बाजार में सामान लेने गए, सामान की कीमत है 100 रुपए, आपने दुकानदार से पूछा डिस्काउंट क्या है, उसने कहा जी पहले 10% है और फिर 15%, यानी कि उसने कहा 10% प्लस 15% का डिस्काउंट है इस सामान पे। आप क्या उससे बोलेंगे 25% डिस्काउंट दे दो? वो कहेगा जी 25% नहीं है। इसी तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे हमारे पास होगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, आपने बाजारों में काफी सेल में शॉपिंग करी होगी। और पहले आप ये 10% का डिस्काउंट लगाएंगे 100 रुपए के ऊपर। तो 100 रुपए के ऊपर 10% यानी कि 10 रुपए, 90 रुपए आपके पास बचे। अभी जो 90 बचा इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट लगाएंगे, यानी कि 13.5 का डिस्काउंट लगाएंगे। और ये फाइनली चीज आपको 76.5 की मिलेगी। 100 रुपए की चीज आपको 76.5 की मिल रही है, तो 23.5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। और मैं कह सकता हूं ये 23.5% का डिस्काउंट अल्टीमेटली बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 का होगा। तो समझना जरूरी है कि 10% और 15% दोनों को ऐड करके 25 मत आंसर मार्क करना, आपको अपना दिमाग लगाना है और कुछ इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करके दिखानी है। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, अ वुमेन वॉक्स 100 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शंस का सवाल है, तो डायरेक्शंस तो मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप इंडिया का नक्शा अपने सामने रखें तो ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर आपका ईस्ट है
और इधर आपका यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अभी जो है करना पड़ेगा जी, कुछ अपना जो मैप बनाना है, चार्ट बनाना है, इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो मोहतरमा है 100 मीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ी है, तो लेट सपोज ये 100 मीटर नॉर्थ की तरफ वो बढ़ गई। अब उन्होंने लेफ्ट का टर्न ले लिया। लेफ्ट किसका लेफ्ट ले लिया? यहां से, यहीं को फेस कर रहे होंगे, तो यहां से अपनी लेफ्ट अगर वो बढ़ेंगे तो यहां को बढ़ गए और 50 मीटर उन्होंने चल लिया। अब यहां से फिर लेफ्ट चली और उन्होंने 120 मीटर चल लिया। अब फिर लेफ्ट लिया, अब 100 से तो ज्यादा ही चल लिया, 120 मीटर उन्होंने यहां पे टोटल चल लिया। फाइनली अब यहां पे खड़े हैं, उन्होंने राइट की तरफ अपना टर्न लिया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। अब देखिए मजे की बात देखिए कि 90 डिग्री होता तो बिल्कुल वो सीधा राइट चली जाती, बट वो सीधा राइट नहीं गई, वो 45 डिग्री राइट गई। 45 डिग्री मतलब यहां पे आपको 90 से आधा लेना पड़ेगा 45 डिग्री, तो ना तो बिल्कुल सीधा गई, ना ही ऐसे गई, ना ही ऐसे गई। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गई 45 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच में निकली और चलना शुरू कर दिया। इन विच डायरेक्शन इज द वुमेन वॉकिंग नाउ? कौन सी डायरेक्शन में भी वो वॉक कर रही हैं? ऑप्शन है नॉर्थ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन जो है ये आपकी ना तो साउथ है ना वेस्ट है, ये साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है और इसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल है जी, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एल्डर सन। 10 years hence, यानी कि 10 साल बाद, एज ऑफ द फादर विल बी 3 times the age of the younger son. If the difference of the ages of the two sons is 15 years, what is the age of the father? अब देखो यहां पे ना एज्यूम कर लेते हैं कि आज की एज फादर की एफ है, बड़े बेटे की ई है और छोटे बेटे की आप यंग वाई भी मान सकते हैं, यंग सन की वाई मान लेते हैं, नहीं तो सी छोटू सन भी मान सकते थे। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे हमें पहले बता रखा है एज ऑफ द फादर, जो फादर की एज है, इज ट्वाइस ऑफ द एल्डर सन, एफ इज इक्वल टू 2e। ऐसी एक इक्वेशन पहले बन रही है। 10 साल बाद आप एफ में 10 जोड़ दो और यहां पे वाई यंगर सन, इसके अंदर भी 10 जोड़ दो और कहा गया ये फादर की एज जो है विल बी 3 टाइम्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 10। इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे और बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू 3y प्लस 30 माइनस 10, ये हो गया ये 20। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। और इन दोनों से एक और इक्वेशन भी आप बना सकते हो। देखो f इज इक्वल टू 2e, f इज इक्वल टू 3y प्लस 20, तो दोनों को आपस में भी इक्वेट कर सकते हो। तो f इज इक्वल टू 2e एक लिख दिया आपने और f इज इक्वल टू 3y प्लस 20 आपने एक लिख दिया। तो एक इक्वेशन आप यहां से बिल्कुल बना सकते हो। इफ द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ द टू सन्स इज 15 ईयर, यानी कि बड़े लड़के और छोटे लड़के की उम्र का जो फासला है e माइनस वाई इज 15 ईयर्स, ये भी हमें यहाँ पे बता रखा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जी, e इज इक्वल टू 15 प्लस वाई, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और ये e की वैल्यू मैं इस नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो e इज इक्वल टू 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 20। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यंगर लड़के की जो एज है ना वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। अब यंगर लड़के की एज मेरे पास 10 साल की निकल कर आई, बट मुझे तो निकालनी है पिताजी की एज। अब पिताजी की एज निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो यहाँ पे पिताजी की एज 50 इयर्स की निकल कर आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 का 50 इयर्स का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज? तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो आपको सीरीज दे रखी है 4, 27, 16, 125, 36, 64, 729। अब ये सीरीज कहीं बढ़ती है कहीं घटती है, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे स्क्वायर्स और क्यूब्स का इस्तेमाल किया हुआ है। जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब है, ये 16 4 का स्क्वायर है, 125 5 का क्यूब है, 36 6 का स्क्वायर है। तो इससे अगला हमारे पास क्या आना चाहिए? 7 का क्यूब आना चाहिए। इससे अगला 8 का स्क्वायर है, उससे अगला 9 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब आना चाहिए क्वेश्चन मार्क में, और 7 का क्यूब प्यारे दोस्तों 343 होता है। और इसीलिए आंसर बहुत ही आसानी से ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। बस एक बार सीरीज क्लिक करनी चाहिए किस तरीके की चल रही है, किस तरीके की बढ़ रही है, फिर आप आसानी से आंसर लगा सकते हो।
चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपका पानी स्टिल है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, उसमें कोई बहाव नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो स्पीड आपकी बोट की है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी बोट की स्पीड आपको यहाँ पे दे रखी है, एस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, और नीचे की तरफ आप जा रहे हो तो आपको करंट का फायदा मिलेगा। जो आप करंट की डायरेक्शन में साथ साथ चल रहे हो तो आप ज्यादा चल पाओगे। 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो, अपस्ट्रीम मतलब आपको करंट से अगेंस्ट जाना है, पानी का बहाव उल्टा है और आप दूसरी तरफ को जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे जो है ज्यादा समय जो है वो यहाँ पे लग सकता है, या फिर आप कम डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेंगे सेम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। हमें बोला 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। अब देखो, टाइम सेम है, बट अगर उसे स्ट्रीम के साथ साथ चलना हो, स्ट्रीम के बहाव के साथ चलना हो तो 26 किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा। बट अगर स्ट्रीम के अगेंस्ट जाना हो तो केवल 14 किलोमीटर ही सेम टाइम में ट्रेवल हो पाएगा। तो लेट सपोज जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, जो पानी का बहाव है, पानी की जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। ये एज्यूम कर लेते हैं साथ में। अभी अपने को क्या क्या जानकारी दे रखी है वो उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब बोट पानी के साथ साथ चलेगी, डाउन स्ट्रीम चलेगी, तो बोट की स्पीड हो जाएगी 10 प्लस एक्स, वो डबल हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी जब बोट आपकी डाउन स्ट्रीम जाएगी। जब बोट आपकी अपस्ट्रीम जाएगी तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। उसकी जो स्पीड थी वो 10 थी, बट ये एक्स से कम हो जाएगी, क्योंकि पानी उल्टा प्रेशर उसके ऊपर डालेगा तो इतने से स्पीड उसकी कम हो जाएगी। अभी यहां पे आपको टाइम बता रखा है, दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है। डिस्टेंस हमें यहां पे 26 किलोमीटर और 14 किलोमीटर के ऑलरेडी दे रखे हैं जी। तो आप जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल सकते हैं। पहले वाले केस के अंदर अगर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो डिस्टेंस है 26 का, डिवाइडेड बाय स्पीड है 10 प्लस एक्स की। और अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं, डिस्टेंस है 14 का, डिवाइडेड बाय स्पीड है 10 माइनस एक्स की। तो आपका दोनों का टाइम निकल गया, और ये टाइम आपको बराबर दे रखा है 26 डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स। ये टाइम आपको बराबर दे रखा है। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो इसे फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश जो है वो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो ये कितना बन गया, 130 माइनस 13x इज इक्वल टू 70 प्लस 7x, और ये 60 इज इक्वल टू 20x बन गया। x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि जो स्ट्रीम का स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर होगा, और यही हमें सवाल में निकालना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक सवाल है जी, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज 617 मीन्स स्वीट एंड हॉट, 735 means coffee is sweet, 263 means tea is hot। तो आपको बताना है कोड क्या होगा कॉफी इज हॉट का। देखो, 617 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 6 को मैं स्वीट से जोड़ दूं, 1 को एंड से जोड़ दूं, 7 को हॉट से जोड़ दूं। ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी यहाँ पे आपको कुछ इनमें कॉमन निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से कोडिंग देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं पहले वाले दोनों देखता हूं, तो पहले वाले दोनों में कॉमन क्या है, ये पहले दोनों है, पहले दोनों में कॉमन आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन आपको देखने को मिल रहा है स्वीट। स्वीट वर्ड दोनों में आ रहा है जी। तो स्वीट वर्ड अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों में कॉमन लेटर जो होगा उसका मतलब स्वीट है। तो 7 दोनों में कॉमन है जी, तो 7 का जो मतलब है वो यहाँ पे आपका स्वीट बनेगा। अब मैं देख लेता हूं दूसरे और तीसरे को। दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे इज। तो इन दोनों में कॉमन जो वर्ड कौन सा है, कॉमन लेटर कौन सा है, कॉमन लेटर इन दोनों में है 3। तो 3 का मतलब यहाँ पे मेरे पास इज हो जाएगा। अब मैं पहले और तीसरे को देखता हूं। पहले और तीसरे में मेरे पास जो कॉमन वर्ड है वो है हॉट, और हॉट जो है वो कौन से लेटर से डिपिक्ट हो रहा है, 6 इनमें कॉमन लेटर है, तो 6 जो है वो यहाँ पे मेरे पास हॉट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये तीनों लेटर्स जो मेरे को पता चल चुके हैं, इसके इस्तेमाल से कॉफी इज हॉट का कोड निकालने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखो जी, कॉफी इज स्वीट का कोड हमें दे रखा है 735। इसमें इज का कोड हमें पता है 3 है, स्वीट का कोड मेरे को पता है 7 है, तो बचा मेरे पास 5। तो 5 का मतलब होगा यहाँ पे क्या, 5 का मतलब होगा कॉफी। ठीक है, तो हमारे पास कॉफी इज हॉट का अगर हमें चाहिए तो ये 3, 6 और 5 उसके अंदर आने चाहिए।
3, 6 और 5 जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आ रहे हैं, 5, 3, 6 के कॉम्बिनेशन में, और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।